सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि मुर्गी पालन। देखिए, मुर्गी को पाला जाता है दो दो चीज़ों के लिए। फर्स्ट इज एग, अंडे के लिए, तो उनको कहा जाता है लेयर्स और एगर्स। और जब मीट के लिए पाला जाता है तो उनको चिकन या फिर ब्रॉयलर्स कहा जाता है। तो इसमें देखिए 3 तरह की इनकी ब्रीड होती हैं। फर्स्ट इज इंडिजीनियस ब्रीड, पहले भी था कैटल फार्मिंग में इंडिजीनियस ब्रीड यानी कि लोकल ब्रीड। तो वो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं असील और बुसरा। देखिए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इस ब्रीड के, कि नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस, जो बीमारियां लग जाती है उनके लिए नेचुरल इनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, नेचुरल क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की। और नेगेटिव पॉइंट्स इनके क्या है कि ये स्मॉल साइज के होते हैं। गिव लेस नंबर ऑफ एग्स, जो एग देते हैं वो बहुत ही कम नंबर ऑफ एग्स देते हैं। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत धीमे होती है, स्लो होती है। सेकेंड इज एक्सोटिक ब्रीड यानी कि फॉरेन ब्रीड। इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हाइट लेगॉन, रोड आइलैंड रेड। सो थर्ड इज क्रॉस ब्रीड। देखिए क्रॉस ब्रीड यानी कि ये जो इंडिजिनियस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड है, इन दोनों की क्रॉसिंग करी जाती है। किसके लिए? एग प्लस मीट, यानी कि आप ऐसी ब्रीडिंग करी जाती है जिससे कि एग भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले प्लस मीट भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है। तो उसके एग्जाम्पल हैं HH260, दिस इज द नेम ऑफ दैट ब्रीड। तो देखिए क्रॉस ब्रीडिंग करी क्यों जाती है। फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, चिक्स की क्वांटिटी भी बढ़े प्लस साथ साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। सेकेंड है टॉलरेंस टू टेम्परेचर, वेरियस डिफरेंट टेम्परेचर्स को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी उनमें हो। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, उनके लिए प्लस क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए जो मेंटेनेंस की जो ज़रूरत होती है वो भी बहुत ही कम होती है। सो अब लेयर्स और ब्रॉयलर्स को समझते हैं। लेयर्स क्या थे? जो एग प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर द लेयर्स। और जो मीट को प्रोड्यूस करने के लिए जिनकी ग्रोथ करी जाती है, दीज आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। तो लेयर्स में फर्स्ट फेज क्या होता है? ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी कि जब आपके जो चिक होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है ग्रोअर्स। ग्रोअर्स रिक्वायर इनफ स्पेस, जो ग्रोअर्स होते हैं उनको इनफ स्पेस, अच्छी स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ओवर क्राउडिंग सप्रेसेस देयर ग्रोथ, अगर चिक्स की ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फीड इज गिवन इन कैलकुलेटिव मैनर, जो फीड होता है यानी कि जो फूड होता है वो भी बहुत ही नाप तोल के दिया जाता है। द पीरियड फ्रॉम सेक्शुअल मेच्योरिटी टिल द पीरियड ऑफ एग लेइंग इज कॉल्ड लेइंग पीरियड। अब जो सेक्शुअल मेच्योरिटी से लेकर के जो एग देने तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं लेइंग पीरियड। चिकन्स अब ले करे जाते हैं तो चिकन्स को हम लेयर्स बोलते हैं। जो अब चिक्स बन गए, दीज आर कॉल्ड लेयर्स एंड दे रिक्वायर इनफ स्पेस, उनको इनफ स्पेस की ज़रूरत होती है व्हेन दे हैव ग्रोन अप। और उनको जो फीड होता है, जो दिया जाता है, वो भी डिफरेंट होता है, वो विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। देखिए ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? ब्रॉयलर्स यानी कि जिनको हम मीट के लिए जिनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो फीड होता है वो किस तरह का होता है? विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन रिच फूड होते हैं, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। और इनमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। देखिए डिजीजेस इनमें होती हैं वायरल, बैक्टीरियल और फंजाई की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिश प्रोडक्शन। देखिए फिश सभी को पता है, फिश इज अ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके 2 तरीके हैं फिश को टू ऑब्टेन द फिश। फर्स्ट इज नेचुरल वे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग यानी कि कैप्चर करना, ये एक नेचुरल तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, नेट, फिशिंग नेट का यूज करके फिशेस को पकड़ लेते हैं। और सेकंड होता है कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग इसको बोलते हैं फिश फार्मिंग, यानी कि फिश का फार्मिंग करना, फिश को पालना। कल्चर फिशिंग में क्या होता है, एक रिजर्वायर, एक एरिया हम बना लेते हैं, रिजर्वायर होता है, उसमें फिशेस को फीड किया जाता है, यानी कि फिश के जो सीडलिंग्स होते हैं यानी कि जो एग्स होते हैं उनको ग्रो करा जाता है, उनको फीड करा जाता है, उनको रियर करा जाता है, उनको पाला जाता है।
और तब वहाँ पर फिर मतलब एक तरह से फिश का डेवलपमेंट होता है, फिश को पाला जाता है। दिस इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। तो देखिए कल्चर हो चाहे कैप्चर फिशिंग हो, दोनों में ही फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर, दोनों ही वाटर में फिशिंग करी जाती है। सो अब हम पढ़ते हैं मेराइन फिशरीज क्या होती है। देखिए हमारी जो इंडिया में 7500 किलोमीटर तक का जो कोस्ट लाइन एरिया है, डीप सीज हैं, उन एरियाज में मेराइन फिशिंग करी जाती है। तो जो मेराइन फिशेज होती हैं, यानी कि मेराइन यानी कि जो खारे पानी में फिशिंग करी जाती है, तो उसमें कुछ नेम्स हैं फिशेस के, जैसे कि पॉम्फ्रेट। ये पॉम्फ्रेट फिशेज मुंबई में बहुत मिलती है। ट्यूना फिश, दीज आर द नेम ऑफ द मेराइन फिशेज। एंड मेराइन फिशेज आर कॉट यूजिंग फिशिंग नेट। ये फिशिंग नेट का यूज करके ओशन से, मेराइन सी से फिशेस को पकड़ा जाता है। सम फिशेस आर फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ फिशेस को जो है सी वाटर के अंदर उनको फार्म करा जाता है, उनको पाला जाता है, ये कल्चरिंग करी जाती है। इसमें फॉर एग्जांपल में है जैसे ऑयस्टर्स आर कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स। ऑयस्टर्स को एक सी वाटर एरिया में कल्टिवेशन करा जाता है उनके लिए फॉर पर्ल। तो देखिए अगर आप फ्रेश वाटर में फिशिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर, और अगर आप मेराइन वाटर में फिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं मैरीकल्चर। सो फर्स्ट था आपका मेराइन फिशरीज। सेकंड है आपका, इसको इधर देखिए सीधे, सेकंड है आपका इनलैंड फिश कल्चर। देखिए इनलैंड फिश कल्चर, इसमें क्या होता है, जो आपका फ्रेश वाटर होता है यानी कि रिवर, पॉन्ड और लेक्स का जो फ्रेश वाटर होता है, प्लस जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उन दोनों को मिक्स करा जाता है, इन पानियों को मिक्स करा जाता है, और फिर यहाँ पे फिश कल्चर इज डन कॉल्ड इनलैंड फिशरीज। और फिर इस पानी में फिश की कल्चरिंग करी जाती है, यानी कि फिश को पाला जाता है, फीड करा जाता है, रियर करा जाता है, और इसको बोलते हैं हम इनलैंड फिशरीज। देखिए ऐसे में क्या होता है, फिश का जो ईल्ड होता है इज नॉट गुड, फिश का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए जब फिश का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए एक्वाकल्चर यानी कि फ्रेश वाटर में ही फिशिंग करी जाती है। देखिए इनलैंड फिश कल्चर में जो फिश कल्चर है इज डन विद राइस क्रॉप। आपकी जो राइस की क्रॉप होती है, पैडी क्रॉप होती है, उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो उस जब वो क्रॉप उग रही होती है तो साथ साथ वहाँ पे फिशेस का को भी फिश फार्मिंग करी जाती है, फिशेस को पाला जाता है ताकि आपकी क्रॉप, पैडी क्रॉप को भी की ग्रोथ हो जाए, साथ साथ फिशेस की भी ग्रोथ हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज कंपोजिट फिश कल्चर। देखिए कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, वैरायटी ऑफ फिश यूजेस सिंगल पॉन्ड, यानी कि बहुत सारी फिशेस की वैरायटी होती हैं और वो सिर्फ एक ही पॉन्ड को यूज कर रही होती हैं। इसको भी बताती हूँ। तो वैरायटी ऑफ फिश डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, ये फूड के लिए दे डोंट कम्पीट, ऑल लिव्स इन सेपरेट जोन, सो फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल फिशेज। यानी कि एक पॉन्ड है उसमें वेरियस वैरायटी ऑफ फिशेज रहती हैं और वो फूड के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि फूड सभी फिशेज के लिए अवेलेबल होता है। किस तरह से कि फिशेज को वेरियस जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सरफेस फीडर्स यानी कि जो सरफेस पे पानी, दिस इज द सी लेवल, ये सी का लेवल है, तो जो सरफेस पे रहने वाली जो फिशेज होती है उनको कैटलास बोलते हैं। मिडिल जोन में जो फिशेज रहती है उनको रोहस बोलते हैं। बॉटम जोन में जो फिशेज रहती है उनको मृगल या फिर एंड कार्प बोलते हैं। और जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं समुद्र में एकदम बॉटम में, उन तो वहाँ जो फिशेज रहती हैं जो इन वीड्स को फीड करती है उनको बोलते हैं ग्रास कार्प। यानी कि इस पूरे पॉन्ड में लेयर्स, जोन्स बना दिए गए हैं और उनमें वो कुछ पर्टिकुलर फिशेज रहती हैं और उस एरिया में से ही वो अपना फूड लेती हैं, फूड कंज्यूम करती हैं। सो ये था आपका कंपोजिट फिश कल्चर, देन इनलैंड और मैरीटाइम। अच्छा एक पॉइंट और, जो मेराइन फिशरीज होती हैं उनमें आपके फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स का यूज करा जाता है। देखिए सैटेलाइट की हेल्प से, इको साउंडर एक क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो आपकी समुद्र का कितना वाटर लेवल है, उस वाटर की कितनी गहराई तक पानी है, उस डेप्थ को मेजर करती है। साथ साथ फिशेस कितनी गहराई में हैं उन फिशेस को भी कभी पता लगाती है।
तो जो इको साउंडर्स होते हैं सैटेलाइट की हेल्प से, वो उसमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जनरेट होती हैं। तो इको साउंडर क्या होते हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स जब इनसे निकलती हैं और वो पानी के अंदर जाती हैं, वेव्स सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स, तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, तो ये जब आपके फिशेस से जाकर के टकराती हैं, तो ये फिशेस में स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर एक ऑर्गन होता है जिसमें हवा भरी हुई होती है, जो कि बॉयंसी के लिए यूज होती है। मतलब जो फिश होती है पानी के अंदर तैरती है, तो वो तैरती क्यों है, स्विम ब्लैडर की वजह से। तो इस स्विम ब्लैडर में जो हवा भरी हुई होती है, तो इस जब रेयर्स आपकी आती हैं, तो वो जब आपके स्विम ब्लैडर में टकराती हैं, तो स्विम ब्लैडर से वो वापस से रिफ्लेक्ट होती हुई जाती है, उनका जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से इको साउंडर एक डिवाइस होती है, उसमें सारी चीज़ें नोटिस कर ली जाती हैं, ग्राफ के रूप में डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से इको साउंडर से फिशेस की पहचान करी जाती है। देखिए, आप इसको समझ में क्लियरली ना आए तो आप इसको एक बार यूट्यूब से या गूगल से भी थोड़ा पढ़ सकते हो, तब भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, कंपोजिट फिश कल्चर जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। फिश ब्रीडिंग इन मानसून, देखिए इसमें फिश की जो ब्रीडिंग होती है मानसून सीजन में होती है। प्लस फिश का जो सीड या एग होता है, इट इज मिक्सड विद अदर स्पीसीज, बट स्टिल गुड क्वालिटी ऑफ सीड और एग इज मिसिंग। यानी कि जो फिश की आप जो सीड होता है, यानी कि जो एग होता है, उसको आप डिफरेंट स्पीसीज के साथ भी मिक्सअप करते हो, बट स्टिल जो क्वालिटी होती है एग की वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फिशेज इज कैरिड आउट। फिशेस की क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है, यानी कि वैरायटी ऑफ फिशेज में क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नई फिश की ब्रीड जनरेट करी जाती है टू अचीव द डिजायर्ड ट्रेड्स। So students, the last chapter of this the last topic of this chapter, beekeeping। beekeeping को एपीकल्चर भी बोलते हैं। देखिए क्यों beekeeping क्यों करी जाती है, मक्खियों को पाला जाता है फॉर देयर हनी एंड वैक्स, एंड फॉर वैक्स हैज सम मेडिकल यूजेस। देखिए सिंपल क्या होता है beekeeping के, लो इन्वेस्टमेंट, कुछ खर्चा नहीं करना होता है, प्लस सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही अच्छा होता है। इंडियन बी को हम एपिस सेरेना इंडिका बोलते हैं। रॉक बी जो होती है उसको एपिस डोरसेटा बोलते हैं। लिटिल बीज होती हैं उनको एपिस फ्लोरे बोलते हैं। इटालियन बी को बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। दीज आर द साइंटिफिक नेम ऑफ दीज बीज। अच्छा, इटालियन बी की बहुत ही खासियत होती है कि इनका हनी का जो प्रोडक्शन होता है, इटालियन बी में जो हनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो डंक होता है, स्टिंग, वो भी बहुत कम होता है इनमें। स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड इन हाइव, अपने ग्रुप में ये बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं। ब्रीड वेल, इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो क्वालिटी ऑफ हनी किस पे डिपेंड करता है, पैस्चुरेज पे। पैस्चुरेज मतलब प्लांट्स एंड वेजिटेशन इन दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे प्लांट्स हैं, किस तरह का वेजिटेशन है। एंड सेकेंड इज द फ्लावर। फ्लावर क्यों, टेस्ट ऑफ हनी। हनी देखिए आपने देखा होगा डिफरेंट तरह के हनी का टेस्ट अलग अलग होता है। सो दिस ऑल डिपेंड्स फॉर द फ्लावर दैट इज अराउंड दैट बी, यानी कि जहाँ बी के आसपास जितना भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब हनी की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। सो अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन ग्रेशन। नेक्टर क्या होता है, इट इज अ स्वीट लिक्विड इन फ्लावर्स में स्वीट लिक्विड होता है जिसको नेक्टर बोलते हैं, और जो फ्लावर में पॉलन्स होते हैं, इन दोनों को बी जो होती है वो ग्रास्प करती है, और इन दोनों की वजह से ही हनी बनता है। तो हनी की क्वालिटी जो है वो फ्लावर, उसके आसपास की फ्लावर की वैरायटीज कैसी है, प्लांट्स किस तरह के हैं, तो वो सारे के सारे हनी की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो आप इन सभी नोट्स को कॉपी करिए, प्लस इन सभी नोट्स को अच्छे से याद करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।